आज आपके सामने में फिर एक नया वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कहाँ रहना पड़ता है, किसके पास रखा जाता है। तो ये सारे चीज के बारे में आज हम आपका कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है कि सीआरआर, एसएलआर, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। तो सबसे पहले इस दोनों का हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं। सीआरआर का मतलब हुआ कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर का फुल फॉर्म हुआ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो पहला क्वेश्चन दोनों का एब्रिविएशन से आता है जो कि हमने भी आपको बताया। सेकेंड क्वेश्चन जो है सीआरआर में, ये सीआरआर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये एग्जाम में बहुत आता है कि सीआरआर कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ मेंशन किया हुआ है। तो 42(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 एसएलआर कहाँ मेंटेन किया हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 24(2)(a) ऑफ बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एसएलआर। तो पहला क्वेश्चन कि इस दोनों का फुल फॉर्म क्या हुआ, सेकेंड क्वेश्चन के कहाँ लिखा हुआ है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि सीआरआर जब बैंक आरबीआई के पास में रखती है तो आरबीआई क्या इसके ऊपर में कोई इंटरेस्ट देती है। तो आंसर इज द नो। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बैंक में आ चुका है कि सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो, वो प्रत्येक बैंक को अपना एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास में रखना पड़ता है। दिस इज द मैंडेटरी। ध्यान से फिर से सुनिएगा कि सीआरआर प्रत्येक बैंक को अपना एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास में रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ द कैश। इस बात को भी ध्यान से सुनिए कि सीआरआर बैंक आरबीआई के पास में किस फॉर्म में रखती है, तो कैश के फॉर्म में रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैश के फॉर्म में रखती है सीआरआर बैंक आरबीआई के पास में। और बैंक जो है सीआरआर वो किस बेसिस से मेंटेन करती है, तो एनडीटीएल के ऊपर में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है। तो एनडीटीएल का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि एनडीटीएल में नेट डिमांड में क्या आता है और टाइम लायबिलिटीज में क्या आता है। तो दोस्तों एक चीज जान के रखिए कि जब आपने बैंक में अकाउंट खोला है, सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, कोई भी अकाउंट आपने खोला, तो वो बैंक का लायबिलिटी है। आपका जो पैसा बैंक में जमा है वो बैंक का लायबिलिटी है और आपका एसेट है। बैंक को आपने पैसा दिया है रखने के लिए कि आप पैसा रखिए, मेरे पैसा का सुरक्षा प्रदान कीजिए। तो बैंक एक जिम्मेदार होने के नाते आपके पैसा का पूरा हिसाब रख रही है और सुरक्षा प्रदान कर रही है आपके पैसा को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट डिमांड मीन्स कि ऑन अ डिमांड अ कस्टमर कैन विड्रॉ द मनी, या ऑन अ डिमांड अ कस्टमर कैन डिपोजिट, कैन विड्रॉ द मनी। जब मन हो तब पैसा जमा कीजिए, निकालिए। तो नेट डिमांड में क्या आता है, करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। ये आपका आ गया नेट डिमांड में, मतलब ऑन अ डिमांड अ कस्टमर कैन विड्रॉ द मनी। जब मन हो, जितनी बार मन हो, एटीएम से पैसा निकालिए, चेक से पैसा निकालिए, विड्रॉल स्लिप से पैसा निकालिए। और टाइम लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। मतलब जब आप बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो बैंक एक आपको सर्टिफिकेट देता है जिसमें कि लिखा रहता है कि आपने इतना रुपया जमा किया, आपका मैच्योरिटी वैल्यू इतना है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, ये सारे, और आपका जो है मैच्योरिटी डेट इतना है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर दैट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड अ कस्टमर कैन विड्रॉ द मनी। इस अकाउंट में ना बैंक आपको चेक देगी ना आपको एटीएम कार्ड देगी,
लेकिन इस अकाउंट में बैंक आपको चेक भी देगी और एटीएम कार्ड भी देगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है नेट डिमांड लायबिलिटी। बिकॉज ये जब भी मनो, डिमांड का मतलब क्या हुआ कि जब मनो तब पैसा निकालिए, जब मनो पैसा जमा कीजिए। टाइम लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि सर्टेन पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद ही आप इससे पैसा निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है टाइम लायबिलिटीज और इसको कहा जाता है डिमांड लायबिलिटीज। तो एनडीटीएल के भीतर में आपका सीए, एसबी, आरडी और एफडी आ गया। तो सीआरआर में क्या हमने बोला अभी कि सीआरआर बैंक जो है अपने एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास में जमा रखती है। ये मैंडेटरी रखना ही होगा। अब एक चीज हमको बताइए कि अगर आपने बैंक में पैसा रखा जमा 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी पैसा रखा, तो आपका पर्पस क्या है? टू अर्न द इंटरेस्ट। आपका पर्पस है कि इंटरेस्ट को अर्न करना। जिस बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा हम उधर मूव करेंगे, यही हमारा पर्पस है, यही आपका पर्पस है। तो एनडीटीएल जब बैंक ने आरबीआई के पास में रखा एक सर्टेन परसेंटेज एनडीटीएल का सीआरआर के फॉर्म में, तो अब क्वेश्चन यह पूछता है कि आरबीआई क्या उसके ऊपर में कोई इंटरेस्ट देती है? तो आरबीआई उसके ऊपर में 0% इंटरेस्ट देती है, कुछ इंटरेस्ट नहीं देती है। लेकिन अगर हम और आप किसी बैंक में पैसा रखेंगे तो बैंक उसमें इंटरेस्ट देगी। लेकिन जब सीआरआर बैंक आरबीआई के पास में जमा रखता है तो आरबीआई उसके ऊपर में 0% इंटरेस्ट देती है। ये जो है ये 31 जनवरी 2007 से ये लागू हुआ। इससे पहले इसके ऊपर में इंटरेस्ट मिलता था, इससे पहले इसके ऊपर में इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन 31 मार्च 2007 से इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। मतलब 31 मार्च 2007 से इसके ऊपर में इंटरेस्ट कर दिया गया 0। बट दिस इज द मैंडेटरी, ये रखना ही होगा आपको। तो सीआरआर जो बैंक आरबीआई के पास में रखती है वो रखती है इन द फॉर्म ऑफ द कैश के फॉर्म में। ये भी ध्यान लगा के सुनिएगा, ये भी बहुत देता है एग्जाम में। अगर किसी बैंक ने सीआरआर को मेंटेन नहीं किया, जो उसका रूल है, जो मेंटेन करने का जो सिस्टम है कि 3% होना चाहिए या 4% होना चाहिए एनडीटीएल का, अगर मान लीजिए उसने मैंडेट नहीं किया या डाटा को हिडन कर दिया और वो पकड़ा गया आरबीआई का ऑडिट में, तो आरबीआई उसके ऊपर में पेनल्टी इंपोज करती है। पेनल्टी इंपोज करेगी किस रेट से? तो पेनल्टी इंपोज करेगी जो शॉर्टेज अमाउंट है उसके ऊपर में बैंक रेट प्लस 3%। मतलब अगर आपको मान लीजिए सीआरआर रखना था 240 करोड़, आपने रखा 220 करोड़, तो ये जो 20 करोड़ का डिफरेंस हुआ, जो डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर में आरबीआई पेनल्टी इंपोज करेगी। किस रेट से? तो अभी जो वर्तमान में हमारा बैंक रेट चल रहा है प्लस 3%, ये उसको पैसा वहां पे पेनल्टी के रूप में देना होगा। मतलब उसको सबसे पहले तो 240 करोड़ मेंटेन करना ही होगा और उसके बाद जो गैपिंग अमाउंट था उसमें बैंक रेट प्लस 3% के हिसाब से उसको पेनल्टी देना होगा। तो ये सारा डिटेल जो था, ये पूरा जानकारी हमने आपको सीआरआर के बारे में दिया। अब चलिए एसएलआर में। एसएलआर में क्या है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सीआरआर बैंक आरबीआई के पास में रखती है। क्यों रखती है? तो ये आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है, ये आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है, इसीलिए बैंक आरबीआई के पास में रखती है। और यहाँ पे सेक्शन 42 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए सेक्शन 24 लिखा हुआ है। जस्ट उसका उल्टा, 42 का उल्टा हो गया आपका 24। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। क्यों लिखा हुआ है ऐसा? तो ये एसएलआर बैंक अपने पास में रखती है, इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं होता है। एसएलआर का मिनिमम डिस्क्रिप्शन जो है वो आरबीआई डिसाइड करती है और मैक्सिमम ये 40% हो सकता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पहला क्वेश्चन पूछेगा कि एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कि कहां लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन कि मिनिमम कितना हो सकता है, आरबीआई डिस्क्रिप्शन, मैक्सिमम कितना हो सकता है तो 40%। एंड नेक्स्ट इसमें जो है एसएलआर में भी जो बैंक एसएलआर में पैसा रखती है इन द फॉर्म ऑफ द कैश, इन द फॉर्म ऑफ द कैश, इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ द अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, ये बैंक अपने पास में रखती है, ये अपने पास में रखती है।
ये आरबीआई के पास में नहीं रखती है। तो जब हमारा पैसा हमारे पॉकेट में ही है तो कौन देगा इंटरेस्ट? कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा इंटरेस्ट, क्योंकि वो पॉकेट में ही घूम रहा है। तो बैंक अगर एसएलआर को अपने पास में रखती है तो हु विल पे द इंटरेस्ट? नोबडी विल पे द इंटरेस्ट, कोई नहीं देगा इंटरेस्ट, क्योंकि घर का पैसा घर में ही है। तो ये जो रखती है एसएलआर, ये कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, एंड एक नया वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। मतलब जो सिक्योरिटीज हैसल फ्री हो, जिसमें किसी भी तरीके का लीगल डिस्प्यूट नहीं हो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब हम उसको गिरवी रखने जाए तो पता चला कि ऑलरेडी इसके ऊपर में बहुत सारे लीगल एक्शन थे, वो नहीं होना चाहिए। तो अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज का मतलब हैसल फ्री सिक्योरिटीज होना चाहिए। यह बैंक अपने पास में रखती है। क्यों? तो ऐसा लिखा हुआ है बीआर एक्ट में, इसीलिए बैंक अपने पास में रखती है। तो दैट इज नोन एज द एसएलआर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब जो बैंक एसएलआर अपने पास में रखती है, इसका यूज कहाँ होता है? अगर एसएलआर को मान लीजिए कम कर दिया तो क्या होगा? एसएलआर को अगर कम कर दिया तो बैंक के पास में ज्यादा पैसा जाएगा। क्यों जाएगा? तो एसएलआर का जो अमाउंट है, ये अमाउंट को बैंक यूज नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा अमाउंट ब्लॉक है। ये आरबीआई का ये रूल है कि इसको आपको रखना ही होगा, लेकिन इस पैसे को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो एसएलआर को अगर कम कर दिया, मान लीजिए 10% कर दिया, तो बैंक के पास पैसे एक्सेस आ जाएंगे, बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन को डिसबर्स करेंगे। लेकिन अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाए तो बैंक के पास पैसे कम बचेंगे। तो जैसे ही बैंक के पास कम पैसे बचेंगे तो पब्लिक को क्या लोन देगी? जब हमारे पास खुद पैसा कम है तो हम तो इस स्थिति में नहीं है कि दूसरे को हम लोन दे दें। पहले तो प्रोटेक्शन खुद का देखना होगा। तो वही बात बैंक के साथ में है कि उसके पास अगर खुद पैसा कम है तो वो लोन कहां से देगी? लोन नहीं देगी। लोन नहीं देगी तो मार्केट में क्या होगा? पब्लिक का परचेजिंग पावर कमेगा। परचेजिंग पावर कमेगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो एसएलआर जो है वो इन्फ्लेशन चेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और बैंक का पैसा पब्लिक के पास पहुंचे, इसीलिए इसको कम करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि अभी सीक्वेंस में आरबीआई इसको कम कर रही है, हर सीक्वेंस में उसको कहीं ना कहीं उसको कम कर रही है एसएलआर को, ताकि बैंक के पास ज्यादा पैसा पहुंचे और वो उसको डिसबर्स कर सके पब्लिक के बीच में, जिससे कि परचेजिंग पावर बढ़े और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जैसे पैसा पब्लिक के पास से पहुंचेगा, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, रोजगार बढ़ेगा, बहुत कुछ बढ़ेगा। तो इसीलिए एसएलआर को अभी बैंक जो है आरबीआई इसको धीरे धीरे करके कम कर रही है। एसएलआर जो बैंक अपने पास में रखती है, कैश, गोल्ड, अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी, इसका इस्तेमाल बैंक एमएसएफ में करती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में। एमएसएफ क्या होता है कि जब किसी बैंक को क्विक लोन चाहिए, मतलब अगर किसी बैंक का फाइनेंशियल क्रंच हो गया है और उसको लोन चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तो ये आरबीआई उसको बोलती है कि हम आपको देंगे लोन ओवरनाइट बेसिस पे 24 घंटा के लिए। तो एट दैट टाइम लेकिन आपको सिक्योरिटी देना होगा। तो बैंक के पास में जो एसएलआर रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ द कैश, गोल्ड और अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, बैंक क्या करती है? उस पैसे को सिक्योरिटीज के हिसाब से आरबीआई के पास में दे देती है और 24 घंटा के लिए लोन ले लेती है। तो दैट इज नोन एज द एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसको फिर से पर समझ लीजिए कि अगर किसी बैंक को एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्रंच हो गया है, उसको पैसे की बहुत जरूरत है, तो बैंक के पास जो एसएलआर रखा हुआ है वो उसका इस्तेमाल करेगी आरबीआई को सिक्योरिटीज के देने के रूप में। एमएसएफ आरबीआई बिना सिक्योरिटीज का नहीं देती है किसी बैंक को। तो किसी बैंक को अगर एक्सट्रीमली फाइनेंशियल क्रंच हो गया तो वो एसएलआर को सिक्योरिटीज के रूप में बैंक के पास रख देगी, मतलब आरबीआई के पास में रख देगी और उसके अगेंस्ट में लोन ले लेगी ओवरनाइट बेसिस 24 घंटा के लिए। तो दैट सिस्टम इज नोन एज द एमएसएफ, उसको हम लोग एमएसएफ कहते हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से सीआरआर और एसएलआर का जो है वो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसमें हमने आपको पूरा डिटेल से बताया। अगर कोई बैंक एसएलआर मेंटेन नहीं कर पा रहा है या उसने डाटा को हिडन कर दिया या उसने आरबीआई ऑडिटर को नहीं बताया, तो आरबीआई उसके ऊपर में पेनल्टी इंपोज करेगी, वो भी किस रेट से? बैंक रेट प्लस 3% के हिसाब से। तो सीआरआर में भी जो पेनल्टी है वो भी बैंक रेट प्लस 3 है,
SLR में भी जो पेनल्टी है वो भी बैंक रेट प्लस 3% है। जो शॉर्टेज अमाउंट है उसके ऊपर में ये पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। तो ये हमने आपको आज CRR वर्सेज SLR में बताया, इसको ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसको सुनने के बाद आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन SLR और CRR में नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए, ताकि फिर एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने में फिर एक नए जोश के साथ आए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके।